जी, नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन सुलभ पुस्तकालय के इस आयोजन जन सुलभ संवाद में आज हमारे बीच हमारे समय की चाय बना लो अपनी। हमारे जी 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 दो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी संख्या और बढ़ेगी। आप मित्रों का स्वागत है। विजया सती जी, ममता जी नमस्कार कर रही हैं। नमस्कार विजया सती जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और यह हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि आज ममता कालिया जी हमारे बीच हैं और अच्छी तरह से। इन्हें खांसी परेशान नहीं कर रही और तमाम अपनी व्यस्तताओं के बीच भली भांति हमारे साथ हैं। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ममता जी इस मंच पर। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। जी नमस्ते। समय निकाल कर आई, अच्छा लगा। जैसा कि आपसे चर्चा हुई थी और आप मित्रों जानते हैं, आज वैलेंटाइन डे है। पूरे विश्व में यह आयोजन, यह दिवस प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके लिए काफी पहले रोम के संत वैलेंटाइन ने प्रेम के लिए अपनी शहादत भी दी थी। आप सभी इससे परिचित हैं। बेशक यह कुछ फैशनेबल और कमर्शियल रूप भी अख्तियार इस बीच इस त्योहार ने, इस दिवस ने किया है, मगर इसके बावजूद जो इसका मूल सत्व है प्रेम का, वह बना हुआ है। और पूरे विश्व में और हमारे साहित्य में, कला जगत में प्रेम को लेकर लगातार कई विधाओं में कई सारी चीजें लिखी जा रही हैं। तो इस अवसर पर और आज से 2 दिन बाद ही बसंत पंचमी पर हम देखते हैं कि यह जिस तरह का एक माहौल है बसंत का और प्रेम का, और खास तौर से इस कई बार उन्माद, हिंसा, नफरत, आंदोलन या सत्तासीनता के अहम इत्यादि के मद्देनजर प्रेम और अहम त्याग, जो इससे ही जुड़ा हुआ एक मसला है, इसकी अनिवार्यता और इसकी अपरिहार्यता कैसे बढ़ जाती है। ऐसे में आज के दिन ममता कालिया जी एक निश्चय ही एक मजबूत और एक जरूरी वक्ता हैं, जिनसे हम उनके जीवन के कई नए पृष्ठों को आज स्वयं उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। साथ ही उनकी जो किताब, नवीनतम किताब है रवि कथा, जो रविंद्र कालिया जी के साथ उनके अनुभवों की इतनी रोचक और इतनी बतकही से युक्त पुस्तक है, उस पर भी कुछ बातचीत होगी। लेकिन कुछ बातें जो उस पुस्तक में नहीं आ सकी हैं, आज ममता जी उन बातों का भी उजागर करेंगे। साथ में बसंत और प्रेम और इनसे जुड़ी कविताएं जो उन्हें प्रिय हैं, स्वयं उनकी लिखी हुई और दूसरों की लिखी हुई, इसका भी वे हमारे साथ पाठ करेंगी। और इस बीच हम उनकी प्रेम कहानियों पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं यह मंच चाहता हूं कि अधिक से अधिक इस मंच पर ममता जी बोलें और हम सभी सुने। तो ममता जी, मैं चाहूंगा कि प्रेम जैसी कोमल अनुभूति एक स्त्री, एक लड़की के रूप में आप तो देश के कई हिस्सों में रही हैं, एक सुदीर्घ जीवन है दाम्पत्य का भी और उससे पूर्व का भी। तो आप स्वयं जहां से शुरुआत करना चाहती हैं इस अनुभूति को करें, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद अर्पण जी। आवाज 2 बार आ रही है। जी जी, मैं अभी अपने को म्यूट कर। हाँ, ओके। और ये देखिए कैलेंडर भी कैसे कैसे दिन हम लोगों के बीच में लाता है। और अभी हम लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे, अचानक बसंत ऋतु आ गई और देखते देखते 14 फरवरी आ गई।
और 14 फरवरी जाहिर है आते ही ऐसा लगता है जी एक बड़ा खुशनुमा, खुश दिल, खुश बहार, खुशबूदार दिन आ गया। ये ऐसा दिन है जिसका कि सब इंतजार करते हैं। जैसे ही आप 12-13 साल के हुए, आपके मन में ये गुदगुदी होती है कि 14 फरवरी को अचानक ही दिल क्यों बिकने लगते हैं। इतने सारे लाल लाल दिल लटके रहते हैं हर चीज की दुकानों में, पान वालों की दुकानों में, और जगह जगह आप देखिए तो कोई ना कोई एक दूसरे को शर्मीली निगाहों से कहता है विल यू बी माय वैलेंटाइन। तो जो नहीं जानते उनके मन में भी ये उत्सुकता होती है कि आखिर ये वैलेंटाइन डे होता क्या है। और हमारे मन में भी थी, जब हम 8वीं में पढ़ते थे, मेरे साथ एक जर्मन लड़की पढ़ती थी, तो एक बार उसने मुझसे ये कहा कि हैव यू एवर किस्ड अ बॉय। अब मैं इस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और हमारे जीवन में बॉय केवल कहानियों में आता था, डेनिस रॉबिन्स के उपन्यासों में आता था, और जीवन में तो कहीं बॉय था ही नहीं। हम 2 बहनें थे घर में, इसलिए कोई नहीं था, एक ले दे के एक पापा थे बस। तो आप ये देखिए कि मुझे ये लगा उस लड़की के अंदर कितना आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। वो कहने लगी मेरे तो 3 बॉयफ्रेंड्स हैं, और मुझे लगा कि मैं कितनी दरिद्र हूँ कि मेरे पास तो एक भी फ्रेंड नहीं है उस समय। तो आप ये देखिए कि वैलेंटाइन डे जो है, वैलेंटाइन डे ने हम सबके अंदर, चाहे हम बच्चे रहें, चाहे हम टीनेजर हो जाएं, चाहे किशोर हो, युवा हो, सबके अंदर एक धड़कन भर दी है। भले ही आज हम ये कहेंगे कि ये बाजारवाद की भेंट चढ़ा गया है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे का मतलब हो गया है बहुत बड़े बड़े तोहफे देना एक दूसरे को, और तरह तरह के प्रॉमिसेस करना। कई बार वो वादे पूरे भी नहीं होते हैं। आपको पता ही है कि रोम का जो राजा था ना, क्लॉडियस, वो बड़ी नफरत करता था प्यार नाम के शब्द से। उसको प्रेम शब्द से ही चढ़ती, और वो चाहता था कि जितने भी नवयुवक हैं रोम के, वो सारे फौज में दाखिल हो जाएं, और इसलिए वो चाहता था कि वो लोग कोई शादी ना करें। शादी करेंगे तो इनको मोह पड़ जाएगा घर का, और फिर ये जाएंगे नहीं। तो वो उसने शादी पर प्रतिबंध लगा दिया था, और सारे लड़कों को, नवयुवकों को आदेश हो गया था कि तुम फौज में जाओ। तो सारे नौजवान जो थे वो अपने अपने घरों में छुप गए। जब कोई पूछने आता था वो कहते थे हमारे घर में कोई लड़का नहीं है। और वो लड़के रातों में छुप छुप कर सेंट वैलेंटाइन से मिलते थे, और सेंट वैलेंटाइन उनका मोमबत्ती की रोशनी में विवाह करवा देता था, प्रेम विवाह करवा देता था। तो आप देखिए वहां से ये परंपरा शुरू हुई, सेंट वैलेंटाइन डे। और खुद जब सेंट वैलेंटाइन को जब राजा क्लॉडियस ने जेल में डाल दिया इसी अपराध के लिए कि तुम तो लड़कों को पकड़ पकड़ के फौज से निकाल के और उनकी शादियां करवा रहे हो, कोई फौज में जा नहीं रहा है, तो उसने सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। तो राजा क्लॉडियस की जो डॉटर थी, लड़की, वो सेंट वैलेंटाइन से मिलने जाती थी, और वो कहती थी मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन सेंट वैलेंटाइन को फांसी लगनी थी, उससे एक दिन पहले उसने एक छोटे से पुर्जे के ऊपर उस लड़की को लिखा विल यू बी माय वैलेंटाइन। उस दिन 14 फरवरी थी। अब सेंट वैलेंटाइन को तो फांसी हो गई, लेकिन वो वाक्य अमर हो गया। वो ऐसा ही हो गया जैसे तेरी कुड़माई होगी। जैसे उसने कहा था कि जो वाक्य है तेरी कुड़माई हो गई, इसी तरह का ये वाक्य है विल यू बी माय वैलेंटाइन। इसका मतलब ये कि तुम मेरा प्रेम स्वीकार करती हो या करते हो, चाहे लड़की बोले लड़के से, चाहे लड़का बोले लड़की से। तो आप ये देखिए इतनी पवित्र भावना। जी हाँ। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि सेंट वैलेंटाइन प्रेम की भावना को विवाह के फ्रेमवर्क में देखना चाहते थे। वो उसके साथ विवाह को एसोसिएट करते थे, जो कि पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों के लिए बड़ी बात थी। वहां पर अभी तक फ्री लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है, सहजीवन का जो कॉन्सेप्ट है,
वो आज भी इतना प्रचलित है। लेकिन जब हम वहाँ किसी पारंपरिक परिवार से बात करते हैं तो वो कहते नहीं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे शादी करने के बाद साथ रहें। मतलब माता पिताओं की हमेशा ये राय रहती है। तो वैलेंटाइन डे जो है आज हमारे लिए एक धूम धड़ाके वाला दिन हो गया है, लेकिन इसके पीछे ये त्रासद कहानी है कि सेंट वैलेंटाइन ने तो अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया प्रेम के लिए, और उनको अपना प्रेम नसीब भी नहीं हुआ। इसके बावजूद आप सोचिए कि पूरे विश्व में ये 14 फरवरी मनाया जाने लगा त्योहार की तरह, और प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में मनाया जाने लगा। आपने देखे कितने देशों में तरह तरह की प्रथाएं हैं। जैसे इंग्लैंड में आप ये देखिए कि चाबी और ताले के डिजाइन की नक्काशी लकड़ी पर करवा कर और चम्मच बांटते हैं, और उस चम्मच को कहते हैं लव स्पून। और वो लव स्पून अगर किसी को दिया जाता है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को वो लव स्पून दे देता है काठ का, इसका मतलब ये है कि वो उसकी प्रेमिका हो गई। तो ये छोटे छोटे प्रतीक सब ये वैलेंटाइन डे के साथ एसोसिएटेड है। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि इतने दिन लड़ाई झगड़े के हैं, इतने दिन घृणा के और हिंसा के हैं, उसके बीच में एक दिन है जिस दिन आप कह सकते हैं एकदम कि युद्धबंदी हो जाती है, सीज फायर हो जाता है, और आप उस दिन प्रेम को समर्पित होते हैं। और तरह तरह के हैं। हम लोग भी जब कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ये होता था, एक फूल की पंखुड़ी हाथ पे ली और उसको फूंका, जितनी पंखुड़ी रह गई तो हम लोग तो ये कहा करते थे कि इतने दोस्त तुम्हें मिलेंगे जीवन में। लेकिन पश्चिमी देशों में ये कहा जाता है कि उतने बच्चे होंगे उनके प्रेमियों के। ये माना जाता है कि जितनी पंखुड़ी रह गई हाथ में और जितनी उड़ गई वो तो भूल जाओ, और जो हाथ में रह गई उतने आपकी संतानें होंगी, ये कहा जाता है। और इस तरह के छोटे छोटे जो इसके साथ अंधविश्वास है वो सब प्रेम के प्रतीक के रूप में पैदा हुए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक दिन ऐसा है जिसको हम प्रेम का दिवस मानते हैं। और वसंत की ऋतु आ गई है तो जाहिर है वसंत वैसे ही ऋतुराज है, और उसमें प्रेम की भावना, काम की भावना, कामदेव का वो महीना है तो मदनोत्सव माना जाता है उसको हमारे भारतवर्ष में। तो वो अपने आप में एक प्रेम का ही दिवस है, और ऐसे दिवस की संख्या मैं तो सोचती हूँ और बढ़नी चाहिए। और मैं जब पढ़ती हूँ युवा लेखकों को, अन्य लेखकों को भी, तो मैं ये पाती हूँ कि ये भावना लगातार विकसित होती है। और आप ये देखिए कि ओशो ने प्रेम पर बहुत लिखा, आचार्य रजनीश ने, कहने को वो संत थे और उन्होंने शारीरिक क्रियाओं पर भी बहुत लिखा, उन्होंने आध्यात्म पर लिखा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने प्रेम पर भी बहुत लिखा। और उन्होंने कहा कि प्रेम में और विवाह में क्या संबंध है ये बच्चों को समझना चाहिए, नई पीढ़ी को समझना चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है जहाँ विवाह होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ विवाह नहीं हो पाता। और विश्व का बहुत सा साहित्य इसी छटपटाहट में पैदा होता है कि आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पा नहीं पी सकते, और जिसे पा लेते हैं उसे प्रेम नहीं कर पाते। मेरी एक कविता ये छोटी सी बहुत पहले की, मैंने तुम्हें चाहा पर पाया नहीं, तुमने मुझे पाया पर चाहा नहीं। इन्हीं प्यासों के बिंब कभी अधरों पर कभी आंखों पर छलक छलक आते हैं, हम एक दूसरे को बाहों में बांध कह लेते हैं हम कितने सुखी हैं। तो प्रेम ऐसी भावना है प्रेम ऐसी भावना है जिसकी तलाश कई बार मृग मरीचिका सिद्ध होती है। और वर्तमान समय में तो खैर इंटरनेट, मोबाइल, इन सब ने संबंधों में बहुत तेजी ला दी है। अब दोस्ती, परिचय, दोस्ती, प्रेम, ये निकटता, ये सब आनंद फानंद में हो जाती है।
एक क्लिक से आपके अंदर इतनी चीजें पैदा हो सकती हैं। आपकी दूरियां भी एक क्लिक से आ सकती हैं और आपकी नजदीकियां भी एक क्लिक से आ सकती हैं। अब आजकल ये हो गया है, आजकल तो बहुत लच्छेदार भाषा है लोगों के पास, तरह तरह की आइकन्स हैं आपके पास, आप उन प्रतीकों से अपनी बात को कह लेते हैं और 14 फरवरी के आप मोहताज नहीं हैं। आप जब चाहे अपने मोबाइल से 14 फरवरी बुला सकते हैं, लेकिन इस दिन का फिर भी अपने आप में बहुत महत्व है। और कई बार इसमें धोखा भी हो जाता है। ये जो आभासी संबंध है, इनमें कई बार बड़ा धोखा भी हो जाता है और इसलिए इनसे बच के भी रहने की जरूरत है। ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि बहुत आसानी से गणित की प्रॉब्लम की तरह से इनको हम सॉल्व कर सके। मैं कई बार कुछ कविताएं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे जीत चतुर्वेदी का एक काव्य संग्रह है खुशियों के गुप्तचर, पिछले पुस्तक मेले में मैंने खरीदा था, नहीं उन्होंने मुझे दिया था, जीत ने दिया था। उसमें लाइन है, मैंने तुम्हें सपने में देखा, तुम्हें देखने का एक यही जरिया बचा है इन दिनों। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। तब तुम्हें मैंने सपने में देखा, तुम्हें देखने का एक यही जरिया बचा है इन दिनों, तुम आ रही हो तो मानना मैं इंतजार कर रहा था, ना आ रही हो तो सोचना इतनी फुर्सत कहाँ उसे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अंदर से आंदोलित करती हैं और प्रेम की भावना को कभी भी कमजोर नहीं होने देती। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है साहित्य का पहलू कि वो आपकी भावनाओं को सजीव रखता है। साहित्य का ये काम है, साहित्य का और संगीत का, कलाओं का ये काम है कि वो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उनको जीवित और जागृत रखे। इसी तरह गीत चतुर्वेदी की एक और लाइन है, मातम से भरे उस कमरे में दो चीजें अब भी मुस्कुरा रही थी, मरने वाली की तस्वीर और रोने वाली की गोद में 2 साल का 2 माह का बच्चा। ये एक जरा सी डार्क लाइन्स है लेकिन सत्य है। फिर वो कहते हैं कि कुछ किताबें, एक उनकी पोएम में छोटी सी याद की किताब, उन्होंने कहा जब कभी मेरी याद आए तो कोई किताब उठाना और उसे पढ़ना शुरू कर देना। किसी भी भाषा को कोई भी शब्द तुम्हें अंततः मुझ तक ही पहुंचाएगा। तो ये मैं हमेशा आंदोलित होता हूँ। जो आपको बताएं कि मैं जब स्कूल में पढ़ती थी उस समय कवि सम्मेलनों का बड़ा जमाना था और बड़े बड़े कवि लाल किले के मंच पर आकर या अशोक भवन, राष्ट्रपति भवन में अशोक हॉल में आकर अपनी कविताएं सुनाया करते थे। बच्चन जी, दिनकर जी, शिवमंगल सिंह सुमन और रमानाथ अवस्थी, दिनकर, ये सब बड़े बड़े कवि जो है वो मंच पर आते थे। उस समय मंच से कविता पढ़ना कोई हीन काम नहीं समझा जाता था। वो ऐसा नहीं सोचा जाता था कि आप साहित्य से बेदखल हो जाएंगे। मुझे अभी तक याद आती हैं ऐसी पंक्तियां कि जिसमें एक था कि सो न सका में रात तुम्हारी याद आती रही तुम्हारी सारी रात, और कहीं पर दूर कहीं पर बजी रही शहनाई सारी रात। और इसी तरह से एक पंक्ति थी इस तरह की, हाँ ठीक से गाना। और कई कविताएं ऐसी हैं जो आपके अंदर छाप छोड़ जाती हैं। एक कविता मुझे हमेशा बहुत पसंद आती है, ये भारत भूषण अग्रवाल की, समझिए सन 40-45 की लिखी हुई कविता होगी ये शायद, प्लेटफॉर्म की टिकट। उस समय प्रयोगवादी कविता शुरू हुई थी और इसमें प्रयोगवाद एकदम अंत में आता है, लेकिन वो कविता अपने आप में एक प्रेम कविता है। आज प्रेम दिवस है इसलिए मैं इस कविता को याद कर रही हूँ। होने सवार जो बढ़े चरण, चमका एड़ी का गौर वर्ण, कर नमस्कार कुछ नमित वदन, जब मुड़ी हो गए रक्त कर्ण। चल दी गाड़ी घर 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 घर, खिंचता ही गया स्नेह तार,
धानी साड़ी फर 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 उड़ उड़ कर दिखी बार बार, पल भी न लगा सब क्लांत शांत, मैं खड़ा देखता निर्निमेष, लो फिर सुलगाइए प्राण प्रांत, बस प्लेटफॉर्म की टिकट शेष। अंत में केवल कवि के पास प्लेटफॉर्म की टिकट रह जाती है। तो कविताएं आपके अंदर पढ़ने के बाद बोलती रहती हैं, ये कविताओं की सबसे अच्छी बात है। और यूं तो प्रोज भी बोलता रहता है अंदर, लेकिन प्रोज को आप उस तरह से याद नहीं रख पाते जिस तरह कविताओं को हम याद रख लेते हैं। एक छोटी सी ये कविता है जितेंद्र श्रीवास्तव की, उसका एक अंश में पढ़ रही हूँ केवल। जी हाँ बोले। तुम्हारा कहीं भी होना मेरे साथ होना है, मेरा कहीं भी होना तुम्हारे साथ होना है। तुम कहीं भी जाओ, कितना भी बचकर जाओ, चुटकी भर पास ही आऊंगा, बस चुटकी भर चला ही आऊंगा तुम्हारे साथ। ये जो चुटकी भर की बात है ये बहुत प्यारी है, क्योंकि वो चुटकी भरी रवि मेरे पास है। मुझे हमेशा ही महसूस होता है जब मुझे कोई कहता आप अकेली क्यों रहती हैं, मैंने कहा मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मुझे लगातार रवि दिखते हैं घर में चलते फिरते। और इसको मैं कोई पागलपन की सीमा तक नहीं ले जाती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसमें कि आपका प्रिय आपके आसपास है, भले ही वो आपकी स्मृतियों में है लेकिन वो है। शैलजा पाठक एक कवित्री है जो उनकी किताबें हैं लेकिन वो ज्यादातर फेसबुक पर दिखाई देती है। उनकी कविताओं के शीर्षक नहीं होते। उसके करता है, तुम आना समंदर की किसी चौथी पांचवी लहर की तरह, मेरे तपते तलवे के छाले नमक से धुलना चाहते हैं। पहली दूसरी लहरें अक्सर छल करती हैं, तुम भी जानते हो। आ जाना आखिरी कौर में कंकर की चटाक की तरह, गनगना जाए सारा अस्तित्व, आंखें गुलाब सी भर जाएं, किसी प्रेम कहानी के उस लाइन पर हाथ उचक कर फैल जाना जिसे पढ़ने के लिए मैं सारी रात जलती रही। मैं टूट जाऊं कहानी का अंत जानने की खातिर, जैसे भी हो आना, घूंट पर प्यास का पानी छलक जाने से तमाम टीस देने आना। जिंदा इंसान मरते हैं धीमी मौत, पर बेचारे इंतजार का क्या, मरता भी नहीं, रंग ना सही, बेरंग बातों उल्हानों में लौट आना, बारिश और मोहब्बत में भीगता मन, रेडियो वाला गाना भी तो, मेरी जान कहो मेरी जान मुझे, झगड़े आबाद रखने मोहब्बत की धड़कन। तो आप ये देखिए कि कविताओं में कितना आसान भी होता है अपनी बात कह लेना और छुपे रहना। प्रोज में शायद इतना आसान नहीं होता इस बात को कहना। ये आशुतोष दुबे की एक कविता है जिसका एक अंश में पढ़ रही हूँ, मिस्ड कॉल। मिस्ड कॉल का आप जानते हैं बहुत महत्व होता है आजकल। मिस्ड कॉल के जरिए ये कितना अपना होना बताना, अपना ना होने में बताना है, और अपना ना होना बताना अपने होने में बताना है। ये मिस्ड कॉल बड़े बड़े काम करते हैं। और मेरे यहाँ तो जब मैंने एक किशोरी सेविका रखी हुई थी, जैसे ही उसका मिस्ड कॉल आता था वो कहती थी जी जरा नीचे बाथरूम जा रहे हैं। मैं समझ जाती थी वो बाथरूम में नहीं जा रही है, वो बेसमेंट में जा रही है। और उसका वहां पर दोस्त इंतजार करता रहता था और एक दिन वो दोनों भाग ही गए। तो आप सोचिए मिस्ड कॉल का कितना महत्व होता है जीवन में। तो यहाँ उन्होंने मिस्ड कॉल में लिखा है, किसी ने इतना भर जता दिया कि वो कुछ कहना चाहता है, कहीं कुछ नहीं, और जिसे समझना था वो सब समझ गया। ये अनकहे का कहना है, एक हस्तक्षेप है गुरिल्ला किस्म का, खटखटा कर किसी के मन की तबीयत, किसी के मन की सांकल
यहाँ छुप जाना है इस तरह कि याद आ जाए ये पंक्तियां, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कोई कंकर फेंकता है आपके स्नायु मंडल में, इस उम्मीद में कि इस कंकर से कभी एक भंवर बनेगा तो सही। इस तरह ये चूका हुआ मौका है जो इशारे से बुलाता है। तो ये सब मुझे कविताएं आज के दिन याद आई और मुझे लगा कि इन सब के अंदर एक तड़प है, एक ललक है, एक पुकार है, जो कि आज के दिन का सबसे बड़ा त्योहार है। इसी तरह से एक और लेखक हैं, कवि भी हैं और गद्य लेखक भी हैं। उनकी किताब है ये माउथ ऑर्गन, सुशोभित। सुशोभित ने यहाँ लिखा है, जब वो 11वीं में पढ़ता था, एक लड़की उसे दिखती थी, बहुत अच्छी लगती थी। उसने अपने मन उसका नाम नहीं पता था, उसने अपने आप उसका नाम माया रख लिया और उसने उसका नाम माया रख के और उसने कहा कि देखो, वो एक दिन वो उसे देखता था, वो उसकी तरफ नहीं देखती थी। एक दिन अचानक उसे लगा उसकी पीठ जल रही है, उसमें वो लड़की उसे देख रही थी। देखिए कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है ये। एक दिन उसकी पीठ में जलन हुई और उसको लगा कि कोई मुझे देख रहा है और वो लड़की उसकी तरफ देख रही थी, माया। ये इतनी प्यारी बात लगी मुझे इसमें कि और उसने कितने ख्वाब बुन डाले उस लड़की को देखकर। अब पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई, ये इतनी पुरानी बात हो गई। अब पता नहीं कहाँ एक बार उसके अंदर माया जगी थी, उसके बाद न जाने कहाँ सो गई। और जब मैं ये बात कह रही हूँ आपसे, तो मुझे अपनी सबसे प्रिय कविता याद आ रही है, जो पूरी तो नहीं सुनाऊंगी, लंबी है, लेकिन उसकी कुछ लाइनें मैं जरूर सुनाऊंगी क्योंकि वो मेरी बहुत बहुत प्यारी कविता है। चेतना पारिक कैसी हो, राम में एक याद। हाँ, उसका शीर्षक है, ज्ञानेन्द्र की कविता है, राम में एक याद। चेतना पारिक कैसी हो, पहले जैसी हो, कुछ कुछ खुश, कुछ कुछ उदास, कभी देखती तारे, कभी देखती घास। चेतना पारिक कैसी दिखती हो, अब भी कविता लिखती हो, अब भी तुम्हारे हैं बहुत बहुत मित्र, अब भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो, जिससे भी प्रेम करती हो, प्रेम जिससे भी प्रेम करती हो, अब भी दाढ़ी रखाती हो। चेतना पारिक कहाँ हो, कैसी हो, बोलो बोलो, पहले जैसी हो। ये कितनी बड़ी बात है। हम हमेशा सोचते हैं जिससे हम प्रेम करें वो वैसा ही रहा है, वो कभी ना बदले। जब हम उसे देखें तो वो हमारे सपनों के अनुरूप मिले। और यही प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा है कि फिर आपकी आंखों को वो वही लगता है। आप जब अपने पुराने मित्रों से मिलते हैं और वो कहते हैं मेरे बाल कुछ कम हो गए, आप कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, पहले जैसे ही लगते हो। तो ये प्रेम को लेकर इतनी इच्छाएं आपके अंदर जागती हैं और प्रेम बना रहता है, यानी जीवन का रस बना रहता है हमारे अंदर। जितेंद्र श्रीवास्तव की भी एक कविता इच्छाओं के बारे में ही है कि पूर्ण इच्छाएं धीरे से छुड़ा लेती हैं दामन, अधूरी इच्छाएं परछाई की तरह लगी रहती हैं साथ। इच्छा पूर्ण हो गई तो फिर तो आप तृप्त हो गए, उसके बाद वो नहीं बचती है। पूर्ण इच्छाएं बस पत्थर है मील का, अधूरी इच्छाएं सहचर हैं मंजिल की। इसी तरह एक और बहुत प्यारी लाइन है प्रेम के बारे में, लवली गोस्वामी की, जहां वो कहती है कि असंवाद की एक रात मैंने दो बातें जानी। हम उस चिट्ठी को बार बार पढ़ते हैं जिसमें वो नहीं लिखा होता जो हम पढ़ना चाहते थे। इसी तरह उसने, लवली गोस्वामी ने ही एक जगह लिखा है, प्रेम को जितना समझ सकी मैंने ये जाना, प्रेम में कोई भी क्षण विदा का क्षण हो सकता है। तो ये तो हो गई बात हमारी कविता की। अब हम आते हैं कहानियों पर, और
उसमें भी प्रेम कथाओं पर, कि हिंदी में बड़ी अमर प्रेम कथाएं भी लिखी गई हैं और हिंदी में बड़ी क्षणिक प्रेम कथाएं भी लिखी गई हैं। और मैंने देखा है कि प्रेम को व्यक्त करना और प्रेम को अनुभूत करना दो अलग अलग किस्म की बातें हैं। कई बार मैंने देखा जो प्रेम के घनघोर लेखक है, जब आप उनसे मिलिए तो बड़ा एक गद्यात्मक मुलाकात होती है उनसे। आपको लगता है इस आदमी में तो दूर दूर तक कोई प्रेम नहीं है, ये कैसे इतनी रसभरी कहानियां लिख लेता है। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है लेखन का, ये बहुत बड़ा। और इसी तरह प्रेम कविताएं लिखने वाले हो सकता है ये बहुत प्रोजेक्ट हो, खैर हम उनकी किताबों तक पहुंचते हैं और एक स्वप्न अपने अंदर बनाए रखते हैं। मुझे तो लगता है कहानीकारों को भी यही करना चाहिए, थोड़ा सा ओट में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा सामने नहीं आना चाहिए। मैंने भी अपने समय में काफी प्रेम कहानियां लिखी हैं। जब कितनी बार तो ऐसा होता था कि कहीं जाते थे तो ये लगता था कि इस जगह के बारे में इतना रोमांटिक लिखा गया है तो इस जगह हमें भी रोमांटिक फील करना चाहिए, लेकिन हमें तो सिर्फ ठंड लगती रही वहां पर। जैसे नैनीताल, नैनीताल में गए जब और वहां पर हम घूमना चाहते थे और खूब ठंड लग रही थी, वहां बारिश भी हो गई उस समय, और हमने इरादा ये किया था कि हम नदी के द्वीप, गे के उपन्यास नदी के द्वीप के नायक और नायिका का नौकुचिया ताल देखेंगे। हमने ये सोचा था क्योंकि दोनों का पढ़ा हुआ था नदी के द्वीप और दोनों देखना चाहते थे। तो हम चले और ड्राइवर ने दूर गाड़ी खड़ी कर दी और उसने कहा वो देखिए वहां दिख रहा है। उसने कहा पहले वहां पर आप देखिए, वहां भीमताल है। दूर से उसने दिखाया हमें। उसने कहा उतनी दूर आप चल नहीं पाएंगे। उसने कहा वो भीमताल है और उसमें वो नैनीताल से भी बड़ा ताल है भीमताल। फिर उसने कहा उससे थोड़ी दूर पर 7 छोटे छोटे ताल हैं और ये कहा जाता है ये 7 कोने हैं और 7 कोनों को जो एक साथ देख लेता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ये कहा जाता है। फिर आपको माउंट कैलाश जाने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह उसने बताया कि थोड़ा और आगे जाइए, देखिए बड़ा गहरा ताल एक आएगा, उसको कहते हैं नौकुचिया ताल। तो हम गए, काफी दूर गए हम लोग, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच पाए नौकुचिया ताल तक। उसके पहले ही मैं थक गई बहुत ज्यादा। तो रवि ने कहा कि भाई अब मैं क्या करूं, तो मैं अपने कंधे पे उठा के लेके चलूं। मैंने कहा नहीं नहीं, वापस लौटने का हौसला हमेशा रहता नायिका के अंदर। तो मैंने कहा मैं पराजित नायिका नहीं हूं। फिर मैं धीरे धीरे चलते हुए कार तक वापस आई। तो ये भुवन और रेखा की लोकेशन तो हम लोग नहीं ढूंढ पाए, लेकिन इससे क्या, हम नौकुचिया ताल तक तो पहुंच ही गए थे। ये एक जीवन का अनुभव था हमारा। और तो उसने कहा कि लोकेशन की बात जो देखे तो पूरा नैनीताल ही भुवन और रेखा का लोकेशन था, जिसको पढ़कर हम बड़े हुए। देखिए होता क्या है, हम लोग किताबों से जीवन की ओर गए हैं। पहले हमने किताबें पढ़ी और उनसे हमने प्रेम करना सीखा और जीवन में प्रेम बाद में आया, किताबों से पहले आया है। तो जो ये यात्रा है, कई लोग जीवन से किताबों की ओर जाते हैं और हम किताबों से जीवन की ओर आए। तो ये एक अपने में यात्रा की बुलबुलैया है एक तरह की। अब अगर हम बात रवि कथा की करें तो उसके पहले 1-2 छोटी कहानियों की बात करें कि उसके पहले मुझे याद है कि मैंने एक कहानी लिखी थी 2 जरूरी चेहरे, और उसमें भी नायक का नाम मैंने श्याम रखा था। ये श्याम नाम मुझे बहुत फेवरेट है मेरा। अभी मैंने जो लेटेस्ट कहानी लिखी है पहल में आई है, उसके भी नायक का नाम श्यामल है। वो क्या है कि मैं एक बार पुणे में 11वीं में जब पढ़ती थी तो हम लोग पिकनिक पर गए थे देवलाली। वहां पर नेवल खड़क का
खटकवासला की एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स आए हुए थे। तो उनमें एक कैडेट था जो मुझसे बात कर रहा था लगातार, उसका नाम श्याम था। उसके बाद कई हमारे अंदर हमारी चिट्ठियों का भी आदान प्रदान हुआ, और फिर उसके बाद हम एक दूसरे को हमने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। थोड़े दिन चिट्ठियां चली हमारी। तो मैं श्याम मेरा बड़ा फेवरेट नाम है, और मैं ज्यादातर ये करती हूँ कि जब कभी उसका ध्यान आता है मैं नायक का नाम श्याम रख देती हूँ। तो ये श्याम नाम बहुत जगह मेरी बहुत सी रचनाओं में आता है, और ये देखा जाए तो रवि का ऑपोजिट भी है, तो इसलिए भी ये नाम मैं एक तरह से डाल देती हूँ। शक्ल होता है जब आप लिखने बैठते हैं ना, होता क्या है अपने नाम के सिवा और कोई नाम ही याद नहीं आता। कई बार ही होता है, आई डोंट नो कि बाकी जितने मेरे मित्र लेखक देख रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ये नहीं होती है। यही समझ नहीं आता कि नायक का नाम क्या रखा जाए, बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें कि लिखते समय कि नायक का नाम क्या रखा जाए। मैं तो आसपास के लोगों का नाम याद करके रखता हूँ, आसपास जो हमारे लोग हैं। अच्छा, ये लिखो, अरे उसमें पकड़े जाने का बहुत डर है। आगे पीछे का बदल दीजिए, सरनेम किसी और का, उसमें पकड़े जाने का बहुत डर है उसमें। ये देखिए रवि की आमतौर पर क्या होता है, प्रेम कहानियों में प्रेमिका और प्रेमी दोनों साथ साथ मर जाते हैं। लैला मजनू देख लीजिए, ओथलो और डेस्डेमोना देख लीजिए, आप हीर रांझा देख लीजिए, सोनी महिवाल देख लीजिए, एक मरता है तो दूसरा भी मर जाता है। एक के बगैर दूसरे की कल्पना असंभव होती है प्रेमी और प्रेमिका की। हमारा प्रेम इतना सघन था कि मैं अक्सर सोचा करती थी कि हम भी ऐसी जोड़ी साबित होंगे। और एक बार बंबई में एक सिद्ध ज्योतिषी ने ये बताया भी था कि आप पहले दिवंगत होंगी और आपके बाद साल भर तक ये भजन करेंगे, उसके बाद ये जाएंगे रवि। तो मैं ये बड़ी निश्चिंत रहती थी हमेशा, मैं सोचती थी तो बड़ा अच्छा है, और मैं पहले चली जाऊंगी उसके बाद ये अपने आप निपटेंगे जीवन से। मुझे नहीं पता था कि मुझे जीवन से निपटने के लिए छोड़ जाएंगे वो, ये मुझे नहीं पता था। मैं मूर्खों की तरह यही सोचती रही कि रवि को समस्त आदि व्याधि आपदा विपदा से रोग ताप से बचाकर मैं सुरक्षित ले आऊंगी। मैं रवि की नास्तिकता पर अपनी आस्तिकता का प्रलेप चढ़ाती और उनकी उदासी पर अपनी हंसी मलती और पूछती, रवि आज कुछ अच्छा लग रहा है? रवि मेरा मन रखने के लिए गर्दन हिला देते हैं। इसी तरह जब मेरे पैर की नस चढ़ जाती तो रवि होम्योपैथी दवा मैग्नीशियम फॉस मेरे मुंह में डालते और कहते आराम आया। मैं कहती अरे दवा को पेट के अंदर जाने तो दो। रवि एक ही मिनट बाद फिर पूछते, सच बताओ कितने प्रतिशत आराम आया? मैं रवि से लिपट जाती, 100% आराम आ गया रवि, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं कहती जो भी तकलीफ में होता रवि उसके डॉक्टर बन जाते हैं। सब्जी वालियां सब उनकी मरीज थी, पड़ोस के बढ़ई कलई करने वाले मजदूर, नल बनाने वाला, घड़ी साज, सब उनसे दवा लेने आते थे। वे रात रात जाग कर लोगों के मर्ज पढ़कर दवाई किताबें पढ़कर उनको दवाई देते। और तो और हमारे मित्र डॉक्टर अभिलाषा और डॉक्टर खोपर जी अपनी बिटिया की जिद्दी बने की दवाई लेने के लिए रवि के पास आते हैं। मुझे खांसी रहती थी, खांसते खांसते उल्टी आ जाती, रवि मेरे मुंह में दवाई डालते जाते हैं। दवा से कम रवि की हमदर्दी से ज्यादा आराम आता। खांसी अभी भी आती है, कानों में रवि की आवाज आती है, जटुसिन रखी है पास में, ले लो। मेरी पीठ में खुजली बहुत होती थी, मैं कभी कंघे से कभी पेंसिल से पीठ खुजाती। रात में रवि कहते तुम्हारी पीठ घायल हो गई होगी, इधर आओ मैं सहला दूं। वे मेरी पीठ सहलाते, अपनी थोड़ी से खुजाते, गुदगुदाते और अंत में अराजक हो जाते। चुहल और चाव उनकी नस नस में भरा रहता।
रवि कवि नहीं थे, लेकिन मेरी एक अनुवादित कविता उन्हें बहुत पसंद थी। ये सन 65 में धर्मयुग में उन्होंने छापी थी। ये ब्रिटिश कवि जॉन डन की एक कविता का अनुवाद था, जिसकी प्रथम 3 पंक्तियां थी। जब तक हमने नहीं किया था प्यार, किया था क्या ताज्जुब है। रवि जब तक ये पंक्तियां दोहराते और खुश हो जाते, कई बार छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं। कभी सुदर्शन फाकिर की कोई गजल के बोल याद आ जाते उन्हें। सुदर्शन फाकिर ने बहुत अच्छी गजलें लिखी थी जो जगजीत सिंह ने गाई थी, और ये सब मित्र थे आपस में। सुदर्शन फाकिर रवि के साथ पढ़ते थे जालंधर में, और इनसे 2 साल 3 साल जूनियर शैलेंद्र शैल और जगजीत सिंह थे। ये सब आपस में सब लिखने वाले, गाने वाले, ये सब लोग थे। उस समय जगजीत सिंह सरदार हुआ करते थे, बाद में उन्होंने केश कटाए। तो कभी सुदर्शन फाकिर के बोल याद आ जाते उन्हें, है ना, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया है। कभी बेगम अख्तर की आवाज सुनते, उसी से खुश हो जाते, गालिब का कलाम सुनकर। कभी गुलजार साहब का कोई किस्सा याद आ जाता, या कोई मिसरा याद आ जाता। कभी फरीदा खानम की कोई नज्म अदायगी अच्छी लग जाती उन्हें। जो दोस्त घर आता उसको भी सुनना पड़ता। रवि के अंदर ये छोटे छोटे शौक थे जिसने हमारे जीवन को बहुत रंगीन बना रखा था। कभी कभी देखिए क्या होता था, रवि के अंदर खाना बनाने का शौक आ जाता था। प्रेमी और प्रेमिका का ये नहीं होता कि हमेशा प्रेम करते बैठे रहेंगे, वो जीवन के दिनचर्या में भी लगे रहते, और उस दिनचर्या को भी वो इतना ही उत्ताप देते थे जितना वो प्रेम को देते थे। तो कभी कभी रवि कहते थे कि चलो आज मैं खाना बनाऊंगा। अब मैं तो कॉलेज चली जाती थी, पीछे से मेरी सेविका के नाक में दम कर देते थे, क्योंकि होता यह था रवि की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर थी। अब किताबों जो उस जमाने में आती थी, पाक पुस्तकें, वो सब अंग्रेजी में होती थी। तो वो पढ़ते थे, कहते थे गाजर के हलवे में रेजन डालना है। अब पहले वो शब्दकोश लेते थे। अब उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं कि आप तुरंत क्लिक करके देख लेंगे। अब वो शब्दकोश में ढूंढ रहे हैं कि रेजन का क्या मतलब होता है हिंदी में। फिर कहते हैं किशमिश, मुनक्कार किशमिश, दोनों को रेजन कहते हैं। तो वो तुरंत मालती को दौड़ा देते थे बाजार के, जाओ रेजन ले, मुनक्के और किशमिश लेकर आओ, ये गाजर के हलवे में डालेंगे। तो वो इस तरह से करते थे। और एक जमाने में एक डालडा पाक पुस्तक आया करती थी, और डालडा पाक पुस्तक में थोड़ी थोड़ी मैंने हर चीज में लिखा रहता था, अब इसके ऊपर थोड़ा डालडा डालिए। तो होता यह था कि डालडा का टिन पूरा खत्म हो जाता था एक डिश बनने में, क्योंकि वो उसमें लिखा थोड़ी थोड़ी देर में लिखा रहता था, अब इसके ऊपर डालडा मलिए, अब इसके ऊपर डालडा डालिए। और वो उसको इतनी शिद्दत से फॉलो करते थे रवि कि पता चला जब मैं आती थी तो रसोई में आधे मसाले खत्म हो जाते थे और आधा घी और बजट खत्म हो जाता था हमारा। तो इस तरह से रवि का काम होता था। अरे वो जो बात उस शख्स की मुझे अच्छी लगती थी वो ये थी कि वो बहुत इंटेंसिटी वाले आदमी थे। वो जब गलतियां भी करते थे ना तो बड़ी शिद्दत से करते थे। कोई गलती, किसी से लड़ाई भी होती थी तो बड़ी जोर से लड़ाई होती थी उनकी। मतलब जो भी काम करना है दम ठोक के करना है। और मेरा ये होता तो मैं कहती थी जाने दो रवि, क्यों ऐसे करते हो। अच्छा, फिर जब शांत हो जाते थे तो कहते थे नहीं देखो लोग कोई बुरे नहीं होते हैं, लोग बुरे नहीं होते, किसी ने उसको बहका दिया है इसलिए वो ऐसा करता। कभी किसी रेस्टोरेंट के खाने में कोई चीज अच्छी लग जाती थी उन्हें तो रोज उस रेस्टोरेंट में जाते थे। मैं कहती थी कि देखो रोज खाओगे ना तो वो स्वाद नहीं आएगा। एक रेस्टोरेंट था इलाहाबाद में, उसका नाम था नानकिंग। वहां पर कीमे और मेथी को मिला के मेथी गोली नाम की एक डिश मिलती थी। वो हम लोग रोज खाते थे, बड़ी महंगी डिश थी वो, और हम बड़ी मुश्किल से किसी तरह पैसे वैसे बचा कर और रोटी और मेथी गोली से खाना खाते थे। तो एक दिन वो पता चला रेस्टोरेंट बंद हो गया, क्योंकि वो देशी घी में खाना बनवाता था, नॉनवेज, और वो कश्मीरी था जो ओनर था, और उसको घाटा हो गया तो उसने रेस्टोरेंट बंद कर दिया और छोड़ के चला गया वो। हम लोग उसको हक्का बक्का रह गए। रवि कहने लगे लो मेरा तो शाम का खाना ही चौपट हो गया, अब मैं कैसे खाना खाऊंगा। अरे इतनी वो इंटेंसिटी से एक एक चीज को प्यार करते थे जीवन में, और उनको जिसे लगता था कि अब शहर है इलाहाबाद,
जब इलाहाबाद शहर को छोड़ना था तब भी उनको ये लगता था कि ये शहर छोड़ेंगे हम तो हम नहीं रह पाएंगे और कहीं, ऐसा उन्हें लगता था। फिर जब हम कलकत्ते गए ना, तो कलकत्ता भी एक तरह से इलाहाबाद ही है, क्योंकि वहाँ कलाकार बहुत हैं, साहित्यकार बहुत हैं, और वहाँ तो कई भाषाओं के हैं, बांग्ला के, असमिया के, अंग्रेजी के, हिंदी के, और भारतीय भाषा परिषद में सभी भाषाओं के रचनाकार कभी ना कभी आते रहते थे। तो वहां जाकर फिर ये हुआ कि इलाहाबाद का थोड़ा उनका जो वियोग था वो कम हुआ वहां जाकर, क्योंकि वहां पर लगातार कलाकारों से मुलाकात हमारी होती रही। तो रवि के अंदर जो बातें जो मैंने रवि कथा में ली हैं वो यही ली है, और जो नई बातें हैं रवि की वो भी इसी तरह की हैं, जिनमें ये पता चलता है कि अरे अभी मैंने ये बात तो रवि के बारे में लिखी ही नहीं, अरे ये तो लिखी नहीं हो, क्योंकि रवि खुद भी रचनाकार थे। तो जाहिर है कि बहुत सी ऐसी बातें थी कि जो वो जितना महसूस करते थे उतना अभी पूरा लिख भी नहीं पाए, कितनी रचना तो अधूरी छोड़ गए हैं वो, और वो ऐसी रचनाएं जो मैं पूरी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि रवि एक पॉलिटिकल एंगल से लिखा करते थे और मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं हूँ। तो वो किसी भी तरह से मेरे पूरा करने का काम नहीं है, और कोई भी रचनाकार किसी दूसरे रचनाकार की रचना पर मेहनत नहीं कर सकता है, ये तो एक असंभव सा काम है, और इसको करना बहुत ही कठिन बात है। एक वो और याद किया करते थे, ये बेगम अख्तर का गाया एक दादरा है, वो बहुत बार सुनते थे, और जो चीज अच्छी लगती थी ना उसको रिपीट करके सुना करते थे वो। तो ये उनका एक दोस्त था कृष्ण अदीब जालंधर का, वो कृष्ण अदीब इतना मजेदार था कि वो लेखक था और गजलें लिखता था वो, और बेगम अख्तर के लिए उसने बहुत लिखा, अदीब की बहुत उन्होंने गजलें गाई हैं। तो अदीब एक बार बीमार पड़ा, तो वो जो नर्स उसकी सेवा करती थी उसको सिस्टर कहता था, नेचुरली सभी नर्सों को सिस्टर कहा जाता है। अब वो सिस्टर के प्रेम में पड़ गया। चल जब डॉक्टर ने कहा कि अब तुम ठीक हो गए हो, अब तुम जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी कर रहे हैं, आपको अस्पताल से डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो सिस्टर के बिना जाऊंगा ही नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो यहाँ नौकरी करती है, ये आपके साथ कैसे जा सकती हैं। तो उसने सिस्टर से शादी कर ली अदीब ने, और अदीब उसके बाद भी अपनी पत्नी को सिस्टर ही कहता था, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी थी उसे सिस्टर कहने की। अगर रवि के बड़े अजीब व गरीब दोस्त थे जो जालंधर में वो छोड़ के आए थे, जैसे इलाहाबाद में हम छोड़कर आए हैं अजीब व गरीब दोस्त, इसी तरह जालंधर में भी रवि के जितने दोस्त थे वो थोड़े से अलग किस्म के होते थे। तो अदीब ने वो दादरा लिखा था जो बेगम अख्तर ने गाया और जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वो दादरा था, हमरी अटरिया आओ संवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए, खोलो की बढ़िया, है ना, है ना, तस्वुर में चले आते हो, कुछ बातें भी होती हैं, शबे फुरकत भी होती है, मुलाकातें भी होती हैं, हमरी अटरिया आओ संवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। ये बेगम अख्तर ने गाया। और यहाँ से मुझे एक बात और याद आती है कि उस जमाने में एलपी हुआ करते थे, अब ये सब यूट्यूब वगैरह आ गया है, ये सब तो 2001 के बाद आई ये चीजें, लेकिन उस जमाने में हम लोग खरीदा करते थे, बड़े बड़े रिकॉर्ड आते थे एलपी। तो एक बार बेगम अख्तर की गजलों के 5 एलपी का सेट आया है पूरा। अब वो काफी महंगा था, मेरे ख्याल 200-250 रुपए का था। आज जमाने में आमदनी भी कम थी और पैसे की वैल्यू भी बहुत थी, तो रवि ने कहा कि चलो चल के रेखी ब्रदर्स से और बेगम अख्तर का सेट खरीद के लाते हैं। तो रवि के सारे कुर्ते फटे हुए थे और मैं धोती थी तो बड़ी बचा के धोती थी कि ये और न फट जाए, और प्रेस करने वाला धोबी हमेशा कहता था जी हम बहुत बचा के प्रेस करते हैं, फिर भी इसमें ये छेद हो गया। खादी के कुर्ते थे। तो मैंने रवि से कहा, मैंने कहा रवि ऐसा करते हैं कि एक एलपी खरीद लो एक बार और एक कुर्ता खरीद लेते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि एक एलपी खरीदेंगे एक कुर्ता खरीदेंगे तो बजट में काम हो जाएगा। तो रवि कहने लगे कि मैं नंगा बैठ के बेगम अख्तर सुन लूंगा। उनको कुर्ते खरीदना कबूल नहीं था, उनको बेगम अख्तर खरीदना ज्यादा जरूरी था।
और यहाँ मुझे ये याद आती है कि रवि के और मेरे बीच में देखा जाए तो हम लोग बिल्कुल दो अलग अलग किस्म के प्राणी थे। पता नहीं हमारा कैसे प्रेम हो गया, ये बड़ा अजीब है। या तो ये कह सकते हैं कि अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, लाइक पोल्स डिस्पेल होते हैं हमेशा। तो अगर वो मेरे जैसे होते तो शायद मुझे इतने पसंद ना आते। वो बिल्कुल मुझसे अलग थे। भाई मैं अग्रवाल खानदान की थी, वो ठीक है कि मेरे घर में कोई अग्रवालिज्म नहीं था, छोटे मोटे अंश थे। जैसे कि मेरी मम्मी हिसाब लिखा करती थी रात में बैठ के खर्चे का, तो शुरू शुरू में मैं भी ये काम करती थी कि हिसाब लिखने से खर्चा कंट्रोल में रहता है। तो रवि ने एक दिन देखा मेरी डायरी और कहने लगे मैं सोचता हूँ कि तुम कविता लिखती होंगी। उन्होंने देखा उसमें हिसाब लिखा हुआ। रवि ने कहा ये क्या बेवकूफी लिखी हुई है इसमें। कहते अरे बैंक से जो पैसा निकला वो खर्च हुआ और जो बैंक में गया वो इनकम है, इसको लिखने की क्या बात है, रवि ने कहा। तो रवि कहने लगे कि तुम्हारा तो बड़ा अजीब हिसाब है भाई, तुम ये बही खाता लेके बैठे हो, मैंने तो सोचा तुम कहानी या कविता लिख रही होंगी। तो मैं बड़ी शर्मिंदा हुई। मैंने कहा देखो ये कितनी पुरानी आदत को और ये मेरी खत्म कर रहे हैं, जबकि पापा कहा करते थे कि खर्चा लिखने से खर्चा काबू में रहता है। तो रवि ने मेरी आदत छोड़ा दी एकदम। इसी तरह से एक और था कि रवि किसी भी जगह ताला नहीं लगाने देते थे। एक तिजोरी थी जिसमें वो चाबी लगी छोड़ देते थे, प्रिंटिंग प्रेस था हमारा, और ऊपर चले जाते थे। तो एक दिन इनकी माता जी ने कहा, साथ में रहती थी माता जी, तो चाई जी ने एक दिन कहा कि काका तू चाबी उत्थे ही छड़ देंदा है, ये चोरी होगा तो क्या होगा। तो रवि ने गुस्से में क्या किया एक दिन कि झटके में सेफ का हैंडल तोड़ दिया कि ना रहेगा हैंडल और ना कोई कहेगा मुझे ताला लगाने के लिए। वो कहते थे कि अगर कोई चोरी करेगा ना वर्कर, अपनी जरूरत भर का लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। उनके ये बड़े प्रगतिशील विचार थे। प्रगतिशील भले ही उनको प्रगतिशील ना मानते हो, लेकिन वो अपनी जीवन पद्धति में बहुत प्रगतिशील थे, क्योंकि वो कभी मेरे ऊपर भी रोक नहीं लगाते थे कहीं जाना हो मुझे। जबकि वो पसंद नहीं करते थे बहुत ज्यादा निकलना घर से, गोष्ठियों वोष्ठियों में जाना उन्हें इतना पसंद नहीं था। जाते थे जब उनके यार दोस्त भी जाएं, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन और विजय मोहन सिंह, काशीनाथ सिंह, ये मिलेंगे तब तो वो जाते। लेकिन अन्यथा उनको ऐसे पसंद नहीं था कि अजनबियों के बीच में चले जाए वो। और मुझे अच्छा लगता था घूमना, मैं तो चली आती थी, तो कभी मुझे रोकते नहीं थे। तो अब मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अब मेरे बच्चे जो है वो मुझे लगातार कहते रहते हैं, फोन से कहते रहते हैं मम्मी आप निकलना मत, कोरोना आ जाएगा। तो मैंने कहा ये कोरोना तो मेरी जान की मुसीबत बन गई है। थैंक गॉड लाइव शो में कोरोना नहीं निकलता। क्योंकि मुझे तो ये मैं अपने को बड़ा प्रतिबंधित महसूस करती हूँ रवि के जाने से, क्योंकि रवि ने कभी रोक नहीं लगाई मेरे ऊपर। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि शादी के बाद पति एक बदला हुआ इंसान नहीं मिलता है आपको, एक बदला हुआ प्रेमी मिलता है कि पता चला वो क्या आधी बातों तो आपकी सेंसर बोर्ड में चली जाती हैं, ये मत करो ये करो। तो ऐसा कभी नहीं करते थे रवि बिल्कुल भी। और इस मामले में हम लोग अंत तक बड़े आजाद पंछी थे कि जो मेरा मन आया मैंने लिखा। और मैंने इतना लिखा है परिवार के पारंपरिक ढांचे के विरुद्ध मैंने बहुत कहानियां लिखी हैं। तो कभी किसी ने रवि से पूछा, पत्रकार ने, कि ममता जी इतना विवाह के विरुद्ध लिखती है, परिवार के विरुद्ध लिखती हैं, आपको बुरा नहीं लगता? तो रवि ने कहा अरे वो औसत पति और औसत परिवार के बारे में लिखती है, मैं ना तो औसत पति हूँ और ना हमारा औसत परिवार है, तो ये मेरे बारे में है ही नहीं, मेरे तो कपड़ों को भी नहीं छूती उसकी बातें, रवि ने ये कहा। तो ये बातें याद आती तो अच्छा लगता है। ये लगता है कि एक अच्छे इंसान के साथ रहती थी और एक अच्छे इंसान के साथ एक आधी शताब्दी का प्रेम चला, और जाहिर है कि अभी भी सोते जागते मुझे उनकी छवियां दिखाई देती हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि मैं रवि कथा का सेकंड पार्ट नहीं लिखूंगी, क्योंकि कोई भी चीज दोहराई जाने पर पहाड़ों जैसी हो जाती है। जो आपका तापमान है वो एक किताब में आ जाएगा, इससे कहीं अच्छा है कि मैं कोई अगली किताब शुरू करूं, ये मेरा इरादा है। लेकिन ममता जी, जी, जिस इंटेंसिटी के साथ आपने उनके साथ समय बिताए हैं और जितनी आपके लिए आपके पास कहने के लिए बातें हैं, अगर रवि कथा 2 नहीं भी लिखे तो किसी
और रूप में ही सही कुछ तो आपको और लिखने ही पड़े। हाँ अपन जी सही कह रहे हैं आप। इन्हें कहानियों की शक्ल देनी पड़ेगी, है ना, जी जी या जी कुछ उपन्यास की शक्ल देनी पड़ेगी शायद, क्योंकि हम सबका जीवन एक उपन्यास ही तो होता है, देखा जाए जी तो धारावाहिक उपन्यास, है ना। जी बिल्कुल। जी तो रविंद्र जी के साथ के कुछ बिल्कुल शुरुआती समय की कुछ बातें बताएं। ये तो आपने अच्छा। जगह जगह से कुछ बातें की, लेकिन हाँ हाँ, प्रथम तो वो मिलन जैसी हम कुछ तो बातें, देखिए हम क्योंकि यह मिले तो अवसर ऐसा है। बड़ी, हाँ मिले हम बिल्कुल संगोष्ठी में ही मिले थे, संगोष्ठियों में ही जीवन बीता। और जब पहली बार मिले थे तो पंजाब विश्वविद्यालय में हजारी प्रसाद द्विवेदी वहाँ प्रोफेसर थे, और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान वहाँ अध्यक्ष थे हिंदी विभाग के। तो उन्होंने अचानक एक दिन एक तार टेलीग्राम भेजा, शक्तिनगर में मैं रहती थी दिल्ली में, और मैं दौलतराम कॉलेज में पढ़ाती थी। तो मुझे एक टेलीग्राम मिला कि आप आज की कहानी के बारे में एक आलेख पढ़िए कहानी सवेरा गोष्ठी में। वो गोष्ठी 30 जनवरी 1965 को हुई थी। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने पापा को बताया, वो पापा बहुत खुश हुए। पापा मेरे साहित्यकार थे, साहित्य प्रेमी थे बहुत बड़े, आकाशवाणी में काम करते थे, और आकाशवाणी तब साहित्य से बहुत संबद्ध था। तो पापा ने कहा बहुत अच्छी बात है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बुला रहे हैं, जरूर जाओ तुम। तो वो इतवार था, तो शनिवार की शाम में चली गई चंडीगढ़, और वहाँ बहुत सारे लेखक आए थे बस अड्डे पर मुझे लेने। उन्हीं में रवींद्र कालिया भी खड़े थे। मैं इनको पहचानती थी, सबसे लंबा आदमी था ये हिंदी जगत का उस समय, दुबले पतले लंबे, और इन्होंने एक मोटा सा कोट पहना हुआ था। और डॉक्टर इंदु बाली जो प्रोफेसर थी वहाँ हिंदी की, उनके घर में मुझे ठहराया इन्होंने। और उसके बाद सुबह जब मैं गई तो पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना खूबसूरत, जनवरी के महीने में वहाँ इतने प्यारे गुलाब लगे हुए थे, इतना सुंदर वातावरण था। और वहाँ गुलाब जैसी सुंदर मोहन राकेश की प्रेमिका अनीता औलख, जिससे उन्होंने तभी तभी शादी की थी, अनीता राकेश हो गई थी वो थी वहाँ पर। और वहाँ कमलेश्वर थे, वहाँ डॉक्टर नामवर सिंह थे, गंगा प्रसाद विमल थे, परेश थे, इतने सब लोग थे वहाँ पर। और रवि सबके साथ बहुत दोस्ती में थे, मुझे उन्होंने बस नमस्ते हेलो की, और कोई मेरे से उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। हम सब मंच में बैठे हुए थे। मैंने जब अपना पर्चा पढ़ा तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि आज का सबसे अच्छा पर्चा ये है। अब हम तो फूल के कुप्पा हो गए, नए नए लेखक थे, तो नामवर जी से तारीफ मिल गई तो बहुत बहुत खुश हुए। अपने ऊपर बड़ा नाज हुआ मैं उस दिन। हमने कहा वाह ये तो बड़ा अच्छा हुआ। उसके बाद डॉक्टर मदान ने अपने घर पर हम सबको खाना खिलाया। जब खाना खाया तो राकेश जी ने कहा, मोहन राकेश ने कहा कि मेरे सिर में कुछ दर्द हो रहा है, किसी के पास एनिसिन की गोली होगी, सेरिडोन या एनिसिन। तो अनीता अपना पर्स देख रही थी, उतनी देर में मैंने अपने पर्स से सेरिडोन निकाल के मोहन राकेश को दी। तो मोहन राकेश ने मुझसे कहा कि अनीता तो मेरे लिए रखती है, आप किसके लिए रखती हैं? तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। मैं इस मजाक के लिए तैयार नहीं थी उनके, क्योंकि मेरे जीवन में कोई राकेश था नहीं तब तक। तो ऐसे ही वक्ती किस्म के दोस्त थे जो साथ में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा कोई स्टडी बॉयफ्रेंड नहीं था। तो बात आई गई होगी, मैं खाना खाने के बाद मैंने मदान साहब से कहा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ दिल्ली। वो कहने लगे अरे रुको रुको, तुमको सुखना झील दिखाएंगे शाम को। तो मैंने कहा नहीं, मैं छुट्टी लेके नहीं आई हूँ और मुझे कल क्लास लेनी है। तो जाहिर है कि अभी कितना कोई मुझसे आग्रह करता, सब तो मेरे को बहुत सीमित जानते थे सब। तो मैं डॉक्टर वाली के घर गई, इंदू वाली के घर, अपनी सूटकेस लिया मैंने, वहां से छोटा सा सूटकेस था मेरा, वो अटैची उठाई मैंने, और मैं बस अड्डे आई तो सब लोग मुझे छोड़ने के लिए आए। जब सब लोग छोड़ने आए तो मैंने देखा उसमें रविंद्र कालिया नहीं थे, राकेश जी, कमलेश्वर जी, डॉक्टर मदान सब आए मुझे छोड़ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं आए थे। ये सब लोग आए तो देखा तो बस के अंदर रविंद्र कालिया बैठे हुए।
इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो जा रहा हूँ वापस दिल्ली। तो कमलेश्वर जी और राकेश जी रवि से बहुत दोस्ताना थे वो लोग। तो राकेश ने रवि से कहा क्या बेवकूफी कर रहे हो, अरे शाम को रंग जमेगा, पीना पिलाना होगा, और उतर के आओ तुम, चलो कहाँ जा रहे हो तुम वापस दिल्ली। और रवि के हाथ में कोई सामान नहीं था अपना। इन्होंने विमल से कहा तुम मेरा सामान ले आना, और रवि कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे सिगरेट फूकते रहे। मैं गई तो देखा बस में और कोई जगह खाली नहीं, इनके पास जगह खाली थी, तो मैं रवि के पास बैठ गई। इस तरह से हमारी मुलाकात हुई, लेकिन इन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। और इन्होंने मेरे ऊपर ये तंज किया कि आप सिर्फ कविताएं लिखती हैं क्या। तो मैंने कहा क्या, मैं तो इंग्लिश में एमए हूँ, और मैंने कहा मैंने सारा साहित्य पढ़ा हुआ है और मैं कहानियां भी लिखती हूँ। अब जाहिर है कि रवि ने मेरी कहानियां नहीं पढ़ रखी थी जो छपती थी ज्ञानोदय और साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह में जो छप चुकी थी, वो रवि की पढ़ी हुई नहीं थी। लेकिन रवि ने एक तरह की चुनौती मेरे ऊपर फेंकी, और फिर रवि ने जब मुझसे पूछा कि तुम्हारे प्रिय लेखक कौन से हैं, तो मैंने कहा कि निर्मल वर्मा, गे और जैनेन्द्र कुमार। मैंने ये 3 बताए। मैं इन 3 को बार बार पढ़ती थी। तो रवि ने कहा कि तुम निर्मल वर्मा को कहानी लेखक मानती हो। तो मैंने कहा हाँ। तो कहते मुझे तो वो कवि लगते हैं। रवि ने कहा तो मैंने कहा वो कहानी को, कविता की ऊंचाई देते हैं। तो हम दोनों की लगातार बहस होती रही इस पर। रवि जिन लेखकों को पसंद करते थे उनको मैं ज्यादा पसंद नहीं करती थी। हम दोनों के बीच में केवल एक कॉमन लेखक निकला, हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिसको वो भी अनुवाद में पढ़ चुके थे, और मैं तो खैर पढ़ती ही थी बहुत, मैंने समस्त साहित्य पढ़ रखा था हेमिंगवे का। तो ये सब बातें हम करते रहे, और उसी दिन फिर ये हुआ कि मुझे ठंड की रात में ऑटो नहीं मिला जाने के लिए शक्तिनगर, और रवि मेरे साथ साथ इंतजार करते रहे कि कोई सवारी मिल जाए, और हम लोग की बातों बातों में दोस्ती हो गई। लेकिन वो दोस्ती ऐसी थी कि रवि लगातार मुझे चैलेंज करते रहे कि तुम्हारे पढ़ने में ये खराबी है, और तुम्हारे सोच में ये खराबी है, और कविता में ये खराबियां हैं, ये सब वो कहते रहे मुझसे। लेकिन मैं अपनी राह में लगी रही, उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। मैं बहुत दिनों तक कविता लिखती रही, और वो जब मेरा ही मन भर गया और जब मुझे कविता से घबराहट होने लगी, तब मैंने कविता लिखना छोड़ा। तो इस तरह से हमारी मुलाकात हो गई, और फिर हम लोग कनॉट प्लेस में मिलने लगे, क्योंकि वो भी नौकरी पेशा थे। वो भाषा नाम की एक पत्रिका निकलती है सरकार की, भारत सरकार की, उसमें वो रिसर्च असिस्टेंट थे रवि, और मैं कॉलेज में पढ़ाती थी। तो शाम को मैं तैयार होकर निकल जाती थी, और हम ला बोहिम में मिला करते थे। उस जमाने में कनॉट प्लेस में बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट था, ला बोहिम, और उसमें भी एक अंदर जाके एक जगह थी गुफा। वो एकदम अंधेरा, एकदम एक कक्ष था जो खास मेहमानों के लिए या खास लोगों के लिए बना रहता था, और वहाँ बिल दिखाने के लिए भी वेटर को टॉर्च जलानी पड़ती थी, इतना अंधेरा रहता था वहाँ। उसका नाम ही गुफा था। तो एक बार रवि ने नामवर जी से कह दिया था कि आप ला बोहिम आ जाइएगा, मैं वहीं मिलूंगा। तो नामवर जी आए और मेन हॉल में देखकर और चले गए। जब हम दोनों निकले और टी हाउस के आसपास गए, तो नामवर जी वहाँ रेलिंग के पास खड़े दिखे। तो रवि ने कहा नामवर जी आप आए नहीं, हम तो वेट कर रहे थे आपका। तो नामवर जी ने कहा भाई मैं आया तो था। तो रवि ने कहा हम लोग अंदर बैठे थे, आप आए क्यों नहीं। तो नामवर जी हंसे और कहने लगे मैं जनरल वार्ड से लौट गया था। उन्होंने ये कहा नामवर जी ने। तो इस तरह से हम लोग लगातार मिलते रहे, और बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर रवि ने फिर मुझसे प्रपोज भी कर दिया। वो जो भी देर लगी वो इसलिए लगी कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने माता पिता से कहूँ, क्योंकि जिस तरह से मेरा लालन पालन हो रहा था और जिस तरह से मेरे पिता मुझे ग्रूम कर रहे थे, तो उनके निगाह में कभी भी ना मेरे लिए कोई दोस्ती, मोहब्बत, शादी, प्रेम, इनकी कोई जगह ही नहीं थी। वो ये मान के चलते थे कि ममता को कोई बहुत ऊंची चीज बनाना है। मेरे पापा बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, और हम दोनों बहनों के लिए वो महत्वाकांक्षी थे, और हम दोनों के सपने चूर चूर किए। अब बाद में ठीक है, वो कहते तो थोड़ा बहुत तुमने लिख लिया वो ठीक है, लेकिन कहते जो मैं चाहता था वो तुम नहीं बनी। वो उनके सामने आदर्श होता था वासुदेव शरण अग्रवाल,
और बड़े बड़े लोग जो होते थे ना, डॉक्टर मोती चंद, ये इतने बड़े बड़े इतिहासकारों विद्वानों की किताबें मेरे ऊपर लाद देते थे और कहते थे इनको पढ़ो और मुझे बताओ क्या लिखा है इसमें। तो ये सारी चीजें उनके वो सपने तो मैं पूरे नहीं कर पाई, लेकिन मैं क्रिएटिव राइटिंग में चली गई। और क्रिएटिव राइटिंग आपको छूट भी देता है, कल्पना करने की छूट देता है, और इसीलिए मैंने कभी पीएचडी करने की नहीं सोची। लोग मुझे ऐसे ब्रह्मवश डॉक्टर कहते थे, मैं हमेशा इस बात की सफाई देती हूँ, मैं कहती भाई मैंने पीएचडी नहीं की है क्योंकि मुझे बहुत यांत्रिक लगता था कि एक विषय को लेकर पीएचडी करें। और ये था कि मेरे जो प्रिय प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, डॉक्टर बी राजन, वो चले गए विंडसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। तो मैं बहुत हतोत्साहित हो गई। मैंने उन्हीं के अंडर टॉपिक लिया था पोएटिक ड्रामा ऑफ द 30s, और वो जब चलेगा तो मेरा सारा रुझान खत्म हो गया और मैंने सोचा कि अब मुझे पीएचडी नहीं करनी है। और उससे ज्यादा कोई उस जमाने में फर्क भी नहीं पड़ता था कि आपको 5 साल और ज्यादा लग जाते थे रीडर बनने में, दैट्स ऑल। तो फिर उसके बाद बहुत कई कॉलेजों में घूमती रही, बहुत जगह है, बहुत शहरों में घूमी रवि के साथ। इसलिए मेरी एक किताब ही है कितने शहरों में कितनी बार, क्योंकि न जाने कितनी शहरों में मैं रही रवि के पीछे पीछे, क्योंकि रवि नौकरी छोड़ने के शौकीन थे। वो हमेशा आतुर रहते थे कोई ऐसा मौका मिले कि वो नौकरी छोड़ें। तो उनकी तो फितरत ही ऐसी थी, वो जैसे कहना चाहिए ना कि अजब आजाद मर्द था वो। तो उनके साथ गुजारा करना आसान भी नहीं था। मैं हमेशा कहती थी कि कोई और होता तुम्हारे साथ ना तो उसकी चलती नहीं, तो क्या लगे नहीं मैंने बहुत सोच समझ के शादी की। कहते मुझे पता था कि मेरे साथ कोई पंजाबी महिला सूट एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो कहते थे। तो ये सारी बातें थी जीवन की जो आपको बतानी थी। जी, तो जब कालिया जी का प्रपोजल आपके पास आया तो फिर आपने उसे अपने घर में अपने माता पिता के समक्ष कब रखा और किस तरह से रखा, और फिर कैसी वो बहुत मुश्किल दिन और रात था वो, जिस दिन मुझे कहना था। मैं शाम को लौट के आई और उस दिन ये हुआ कि मेरी मम्मी ने मुझे थोड़ा नाराज कर दिया, क्योंकि जब मैं 8 बजे लौट के आई वहां से 8:30 बजे कनॉट प्लेस से, तो मम्मी ने मुझे ये कहा कि तुम में और बड़ी वाली प्रतिभा में क्या फर्क रह गया है। वो भी इसी तरह से धज के निकल जाती थी शाम को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, और तुम भी ऐसी करती हो, तुमने पढ़ाई लिखाई सब ताक पे रख दी है और तुम रोज घूमने निकल जाती हो। मम्मी ने ये कहा, तो मुझे मम्मी की बात नागवार हो गई थोड़ी। मुझे लगा कि अब आज मैंने प्रतिक्रिया में सोचा कि आज इनके ऊपर ये बम फोड़ देना चाहिए, दोनों के ऊपर। तो जब पापा मम्मी और हम तीनों ने खाना खाया, वहीं बैठक में खाना खाते थे हम लोग, जब खाना खाया तो मैंने पापा से कहा, मम्मी बर्तन लेके गई किचन में और मैंने पापा से कहा, पापा कालिया हमसे शादी के लिए कह रहे थे। तो पापा ने सुना, पापा ने कहा, है कालिया, रवीन कालिया? तो मैंने कहा। तो पापा ने तुरंत मम्मी को आवाज लगाई, इंदु इंदु इधर आओ, देखो ये क्या कह रही है। मम्मी ने कहा क्या कह रही है? तो पापा ने बताया, कह रही है रवीन कालिया शादी करना चाहते। मम्मी ने कहा कालिया होते कौन है? तो मैंने कहा मैं नहीं जानती कौन होते हैं, मुझे वाकई नहीं पता था। कालिया सरनेम जीवन में पहली बार सुना था और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था और मुझे अपना सरनेम बहुत बुरा लगता था, अग्रवाल। मैं सोचती थी ये तो परचूनियों का होता है, पंसारियों का होता है, ये आड़त चलाने वालों का होता है, क्योंकि मेरे बाबा की अनाज की आड़त थी। तो मैं ये सोचा करती थी कि ये आड़तियों का सरनेम है अग्रवाल। आज जो कि पापा हमेशा मुझे कहते थे कि देखो वासुदेव शरण अग्रवाल कितने विद्वान थे और वो अग्रवाल थे, वो प्रभुदयाल मित्तल का नाम लेते थे और इन सारे अग्रवालों के नाम लेते थे जो विद्वान थे। डॉक्टर मोती चंद भी शायद बनिए थे। तो लेकिन पापा के अंदर कोई जातिवाद नहीं था, लेकिन वो मुझे समझाया करते थे कि ये सरनेम इतना बुरा नहीं है। वो मुझे समझाते थे, लेकिन मेरे अंदर तो सरनेम बदलने की धुन संभाली हुई थी उस समय। और जब मैंने कहा तो फिर रवि ने कहा कि अच्छा कितना पढ़े हुए हैं?
हिंदी एमए है शायद, रवि ने पापा ने कहा, क्योंकि पापा उनकी कहानियों के प्रशंसक थे। रवि की कहानियां पापा ने मुझसे भी पहले पढ़ रखी थी। 9 साल छोटी पत्नी और डरी हुई औरत, ये सारी कहानियां पापा ने पढ़ी हुई थी, क्योंकि पापा तो साहित्य प्रेमी थे। वो जो आता था सामने मैगजीन, पहले पापा पढ़ते थे, बाद में मैं पढ़ती थी। तो मैंने उस समय झूठ बोला। मुझे पता था कि रवि एमए हिंदी है, और वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के, जिसको कि दिल्ली में कोई बहुत नंबर नहीं मिलते हैं। तो मैंने झूठ बोला, मैंने कहा पापा डबल एमए है, वो एमए और इंग्लिश और एमए हिंदी दोनों है। तो इसीलिए मैंने ये झूठ बोला, जो रवि को पता ही नहीं चल पाया कभी भी। वो तो बहुत बाद में रवि ने जब मेरे ऊपर संस्मरण लिखा, तब वो कहते कि उन्हें शक उस दिन हुआ था। एक दिन जब पापा से मिलने रवि आए, पापा ने कहा उन्हें लंच पर बुलाओ घर पर। तो एक संडे रवि को बुलाया मैंने लंच पर। तो आए, जब बैठे आके पापा ने रवि से कहा एनसाइक्लोपीडिया के स्पेलिंग बताओ। एनसाइक्लोपीडिया शब्द के स्पेलिंग पूछने लगे वो। रवि ने उत्तर नहीं दिया। रवि ने सिगरेट सुलगा ली उसी समय, और सिगरेट सुलगा के रवि कहने लगे आप आज की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। रवि बहुत शातिर आदमी थे। वो किसी के मतलब किसी के दबाने से वो दबने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो और ज्यादा उछलते थे किसी के दबाने से। जब भी कभी किसी ने कोशिश की ना, और एक बार जब रवि जिस समय जॉबलेस थे, मुझे याद है कि मैंने अखबार में पता ही कहाँ का एक डायरेक्टर का पद खाली हुआ था, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में वैकेंसी थी। तो मैंने रवि को दिखाई और मैंने कहा रवि ये देखो ये कितना अच्छा पद है, ये तुम देखोगे क्या इसको जरा। कुछ नहीं कर रहे थे उन दिनों वो, और प्रेस हमारा ठप हो गया था। तो रवि ने मुझे कहा तुम अपने पापा को भेज दो ये कटिंग। अरे उन दोनों की टग ऑफ वॉर चलती थी, जिसे कहते हैं ना एक प्रतिभा का युद्ध था उन दोनों का, मेरे पापा और रवि के बीच में। और पहले पापा उनको अप्रिशिएट करते थे, बाद में पापा उनके आलोचक बन गए। मुझे कहते थे ये रविंद्र का लिए सारा दिन सिगरेट फूकता रहता है, लिखता तो नहीं है इतनी देर तक। मैंने कहा पापा वो चिंतन कर रहे हैं। तो इन सब बातों से पापा को कोई कन्विक्शन नहीं होता था इन बातों का जरा भी। पापा को उनकी मैनोशी भी नहीं अच्छी लगती थी। थोड़ा बहुत तो उन्हें अंदाजा लग जाता था। पापा के सामने कभी ड्रिंक नहीं करते थे रवि, इतना लिहाज करते थे, लेकिन वो अन्य सारी बातों में पापा से विलोम थे। मतलब पापा हमारे अनुशासन प्रेमी थे। वो घर में जो भी कायदा थोड़ा बहुत था, कायदा कानून, वो इसलिए था कि मेरे अंदर पापा वाले गुण थे थोड़े से। लेकिन रवि, अगर मैं कभी रवि से कहती थी कि तुम खाना जल्दी खा लो, तो रवि कहते थे तुम्हारी न किसी लल्लू प्रसाद से शादी होनी चाहिए थी। और 9 बजे खाना खा के 10 बजे तक सो जाता। और रवि का ये होता था जैसे जैसे रात चढ़ती थी वैसे वैसे रवि बुलंद होते जाते थे, और उनकी सारी प्रतिभा जागृत होती थी, सारी मौलिकता उनकी जागृत होती थी। अगर किसी से मिलना है तो वो ये नहीं देखते थे कि समय रात के 10 बजे, वो चल देते थे। बम्बई में तो हमारा फेवरेट काम था कि 12 बजे रात को गोरेगांव जाते थे हम लोग। सारे दोस्त गोरेगांव में रहते थे, कन्हैयालाल नंदन, मनमोहन सरल और सुखदेव शुक्ला, मिसेस शुक्ला, और तमाम लोग, गणेश मंत्री, सारे जितने टाइम्स ऑफ इंडिया के उनके दोस्त थे सब गोरेगांव में रहते थे। हम अंधेरी में रहते थे। तो ट्रेन पकड़ के हम लोग या बस पकड़कर हम जाते थे और सबको ही नींद खराब करके आते थे। और जब वो लोग वाइड अवेक हो जाते थे तब रवि कहते थे अब तो हम जा रहे हैं, तब वहां से चल देते थे। और बम्बई में एक बस चलती है जिसमें लिखा रहता है इफ यू कांट स्लीप ट्रैवल, तो उस बस में हम लोग बैठ जाते थे टिकट लेके, और फिर हम सारे समय घूमते थे। हमको हाजी अली जाना बहुत अच्छा लगता था। तब हाजी अली से जब बस निकलती थी, अपर डेक पे बैठते थे, 2 टायर बस होती थी, तो जब अपर डेक पे बैठते थे छींटे वहां आते थे। रात में 12 बजे ज्वार होता है, ज्वार आता है समुद्र में, तो छींटे जो है वो बस के अंदर आते थे। तो हम लोगों को बहुत मजा आता था इस काम में। तो हम लोगों ने बहुत मजे किए हैं, क्योंकि
हम दोनों नौकरी करते थे, तो बच्चा तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने अपना परिवार तो 6 साल बाद प्लान किया कि हमारे घर में बच्चा आना चाहिए। उसके पहले तो हम लोग बिल्कुल मुक्त थे, तो हम लोगों ने आवारागर्दी बहुत किया, जगह जगह जाना। एक टी सेंटर था, वहां बैठा करते थे, तरह तरह की चाय मिलती थी, वहां तरह तरह की चाय पिया करते थे हम लोग जाकर। इसी तरह से एक और जगह थी वहां पर, उसका नाम था पारसी डेयरी, पेरिशियन डेयरी उसको कहते थे, लेकिन वो पारसी डेयरी थी। वो ऐसी अंग्रेजी बोलने वाले पेरिशियन डेयरी कहते थे उसको। तो वहां पर मिल्क शेक बहुत अच्छे मिलते थे, आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती थी, और वहाँ एक ड्रिंक मिलता था जिसका नाम था मिडनाइट हनीमून। उसमें गरम कॉफी के अंदर आइसक्रीम होती थी, तब पहले चम्मच से आइसक्रीम खाइए, उसके बाद गरम कॉफी पीजिए। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातों में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। फिर हम जहांगीर आर्ट गैलरी चले जाते थे, बम्बई में कोलाबा में जहांगीर आर्ट गैलरी, हमने बम्बई में बहुत एंजॉय किया है। तो जहांगीर आर्ट गैलरी में, जो जहांगीर आर्ट गैलरी थी, वहां तो पेंटर्स होते थे और कोई ना कोई कला प्रदर्शनी लगी रहती थी वहाँ। वहाँ हमें मनसाराम, गायतोंडे, गणेश फाइन, मकबूल फिदा हुसैन सबको देखा हुआ है। और हुसैन साहब का तो क्योंकि इंटरव्यू रवि ने लिया था, गायतोंडे का इंटरव्यू लिया था, तो वो सब रवि से परिचित थे, क्योंकि धर्मयुग में कला, साहित्य और संस्कृति के पृष्ठ रवि देखा करते थे। तो इन सारे कलाकारों से मिलना जुलना होता था। तो हुसैन साहब की एक बात मुझे अभी तक याद है, जब वो समोवार नाम का वहाँ एक कैफे था, पतली सी एक गैलरी थी जिसमें केन की कुर्सी और टेबल पड़े रहते थे, वहां बैठ के हम लोग चाय पीते थे या कॉफी पीते थे। तो जब हुसैन आते तो एक तो नंगे पांव होते थे हमेशा, और सफेद कुर्ता पजामा पहने होते थे, और हाथ में एक लंबा सा ब्रश पकड़े रहते थे। हमेशा ये उनकी पहचान थी, वो हमेशा एक ब्रश हाथ में पकड़े रहते थे हुसैन साहब। और जब रवि को देखते थे तो ऐसे ब्रश समेत हाथ ऊपर करते थे। वो अभी तक कभी नहीं भूलती, वो जैसे बिना किसी फोटो के, मतलब आज तो मोबाइल कैमरे से आप क्लिक कर देते हैं, वो मेरे दिमाग में जैसे वो क्लिक दे वो फोटो हुसैन साहब की। बड़े खूबसूरत लगते थे, लंबे, छोटी सी दाढ़ी थी उनकी सफेद उस समय, दुबले एकदम, और बात करते थे तो उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी, इतनी अच्छी लगती थी वो। और बहुत सारे कलाकारों को हम लोगों ने वहाँ जाना बम्बई में, और फिर इलाहाबाद आकर साहित्यकारों को जाना। लेकिन जाहिर है कि इलाहाबाद में बीहड़ किस्म के लोग भी हैं, बेढब लोग भी हैं, अल्लड़ लोग भी हैं, अक्खड़ लोग भी हैं, और रेगुलर किस्म के साहित्यकार भी हैं। ऐसा नहीं कि सभी अजूबे हैं। कई बहुत प्यारे दोस्त हैं वहां पर अभी भी इलाहाबाद में। शादी शादी किस साल हुई ममता जी आप दोनों की? शादी उसी 1965 में दिसंबर में हो गई, क्योंकि रवि तो रुकना नहीं चाहते थे एक भी महीने। मैंने ही देर लगा के और 11 महीने किसी तरह बिताए कोर्टशिप के, और मैंने रवि से कहा कि नहीं अभी संभव नहीं है क्या करके। और फिर मेरे पिताजी का तबादला हो गया था बम्बई, तो फिर बम्बई से आके दिल्ली में शादी हुई। शादी में सारे रचनाकार आए थे हमारे, तो जिन तक सूचना नहीं पहुंची थी वो भी आ गए थे सब, एक दूसरे से पता चला जब, क्योंकि टी हाउस की वजह से सारे साहित्यकार एक जगह मिलते थे और तब आपस में संवाद ज्यादा था। आज देखिए संवाद के इतने माध्यम हो गए हैं, हम लोग का संवाद कम होता जा रहा है। और एक जमाने में टी हाउस अपने आप में संवाद का बहुत बड़ा केंद्र था। अब वहां अगर एक खबर पहुंच गई कि भाई आज रविंद्र कालिया की शादी है, तो मॉडल टाउन में ढूंढ ढूंढ के सब पहुंच गए। और रवि का तो ये हुआ था कि रवि की जो इनके घर के लोग जब निकले ना, तो रवि उस समय लेट हो गए थे निकलने में। तो रवि अकेले निकले बाद में आने के लिए शादी के लिए। तो जब वो अकेले निकले तो वो ढूंढ नहीं पा रहे थे, मॉडल टाउन में सारे एक से लग रहे थे मकान,
अब रवि को पता नहीं चला, कई जगह शादियां थी 12 दिसंबर को, और शादी का बहुत बड़ा मुहूर्त था उस दिन। तो रवि को ये ना पता चले कि उसकी उनकी शादी कहाँ है। तो उनके सामने एक एम्बेसडर, सफेद एम्बेसडर आके रुकी। उसमें उनकी डायरेक्टर थी तारा तिक्कू, एक महिला थी जो कि डायरेक्टर थी हिंदी निदेशालय में भारत सरकार की। वो शादी में शामिल होने के लिए जा रही थी। तो उन्होंने देखकर रवीन कालिया कोट पहने हुए और वहां सड़क पे फूकते हुए सिगरेट घूम रहे हैं। उन्होंने कहा क्या बात है, कहने लगे मैं आज तो तुम्हारी शादी में जाने के लिए आई हूँ। रवि ने कहा चलिए मिलके ढूंढते हैं। तो मिलकर दोनों ने मिलके जगह जगह पूछा कि यहाँ किसकी शादी हो रही है, यहाँ किसकी शादी हो रही है। बड़ी मुश्किल से ये लोग पहुंचे वहां। तो रवि तारा तिक्कू के साथ अपनी शादी में शरीक होने के लिए आए। तो इनके जितने जो लेखक मित्र थे वो पहले ही पहुंच चुके थे, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, मोहन राकेश, सब, अशोक वाजपेयी, विमल और तमाम, परेश वरेश, यानी कितने लोग थे, कितने दूर दूर के लोग, दूरनाथ सिंह वगैरह उस समय दिल्ली में थे। तो सारे लोग उस समय वहां पहुंचे। तो हमारी शादी तो बड़ी विचित्र थी। तो क्या जो शादी का कोई कार्ड छपा होगा उस पर पता नहीं भी होगा? नहीं, वो कार्ड रवि के ही दोस्त थे निदेशालय में, पेंटर थे एमएन ओबेरॉय। उन्होंने एक पतले से कागज पे 3 झंडियां लगाई थी और लिखा था रवीन कालिया ममता कालिया कि शादी हो रही है, इनकी आज विवाह है। लेकिन वो लेट पहुंचा, लोगों को वो डाक जो है तीसरे दिन दूसरे दिन मिलती थी, तो कार्ड लेट पहुंचा। अब जितने टी हाउस में बांट दिए उतने बांट दिए उन्होंने, बाकी जिनको नहीं मिला उनको नहीं मिला। लेकिन कोई कार्ड का मुखापेक्षी नहीं था, ये था। तो कार्ड की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि 2 लेखकों की शादी हो रही थी। और जब मैं पहुंची हूँ पंडाल में तैयार होकर, तो राजेंद्र जी ने मेरे को देखकर डांट लगाई। उन्होंने कहा ये क्या सिर पर पल्ला रखे हुई हो, हटाओ इसको पल्ला को सिर पर, बड़ी आई दुल्हन वाली। तो उन्होंने डांट के मेरा पल्ला हटा दिया सिर पर से। फिर शादी में फेरों के समय मेरे मामा ने फिर मेरे ऊपर पल्ला यहाँ तक कर दिया मेरा। तो मेरी शादी तो बड़ी विचित्र हुई थी इस मामले में। अभी उसके बारे में तो मैंने कभी लिखा ही नहीं है कितनी विचित्र हुई थी, क्योंकि शादी के बाद और खाने के बाद, और जब जिस समय मैंने नजर उठा के देखा, जब सबका खाना चल रहा था, दावत चल रही थी, जब मैंने अचानक देखा रवि के जो दोस्त थे ना, सबके हाथ में विस्की का ग्लास था। वो कोई पता नहीं, वो एक करोल बाग में किसी की दुकान थी, हरपाल नाम था या हरजीत नाम था, कुछ नाम था उनका, उनकी लेडीज पर्स की दुकान थी उनकी। तो यानी कि उनके हाथ में ग्लास है, विमल के हाथ में ग्लास है, और इनके सारे दोस्त जितने भी थे सबके हाथ में, रमेश गौड़ वगैरह सबके हाथों में ग्लास था। मैं इतनी डर गई, मैंने कहा अगर मेरे पापा ने देखा ना तो वो शादी से ही इनकार कर देंगे, क्योंकि मेरे पापा तो पान भी नहीं खाते थे कभी। तो ऐसे शुद्धतावादी आदमी के घर में विस्की चल रही है, ये सब जाने कहाँ से बॉटल लेकर आए थे। सब पी रहे थे और सबके सब खाने के बाद सब रुखसत हो गए, एकदम सन्नाटा हो गया। और ये भी रवि भी कहीं चले गए। एक भी शादी हमारी हुई। मैंने ऊपर जाके कहा, मैंने कहा ठीक है रवि भी चले गए, मैं नहीं करूंगी शादी अब, मैंने कहा। तो मेरी मम्मी कहने लगी ये तो आधी शादी हो गई है तुम्हारी, कहने लगे जयमाल हो गई, एक दूसरे को माला पहना दी, अब तुम कह रही हो तुम शादी नहीं करोगी। मम्मी कह लगी मजाक समझा हुआ तुमने, कहाँ चला गया वो। फिर जब रवि को बुलाने के लिए गए, एक मॉडल टाउन में एक क्लब था छोटा सा, जहाँ इनके ठहरने का इंतजाम किया था पापा ने। तो जब क्लब में गए लोग बुलाने के लिए, मेरे मामा और मामा के लड़के, तो इनके माता पिता ने कहा कि हमें तो नींद आ रही, हम नहीं जाएंगे। तो इनके रवि के माता पिता आए नहीं, और रवि की बहन की तभी शादी हुई थी नई। तो ये कहा गया न्यूली वेड्स इनको परेशान मत करो, तो वो अपना कमरा बंद करके सोए हुए थे। तो साथ में जाने के लिए कोई भी नहीं था रवि के साथ। तो रवि अकेले बोले चलो, तो उन्होंने कहा आपकी तरफ से कोई तो होना चाहिए। तो एक किशन भाटिया शायद थे, एक किशन भाटिया नाम के पत्रकार थे नवभारत टाइम्स के,
रवि ने उनको उठाया आधी रात में। उनकी पत्नी का नाम उर्मिल था। तो उर्मिल और कृष्ण भाटिया वो दोनों आए, और एक यश गुलाटी हैं, पत्रकार है, वो भी नवभारत टाइम्स में थे। उनकी पत्नी का नाम उर्मी था शायद, उनकी पत्नी का नाम उर्मिल था, और भाटिया साहब की पत्नी का नाम मुझे याद नहीं है। तो ये 4 लोग आए, 4 पत्रकार लोग, ये 2 पत्रकार अपनी पत्नियों के साथ आए, तब वो लड़के वालों की तरफ से बैठे। और हमारे घर से तो ठीक हमारे रिश्तेदार थे जो भी थोड़े बहुत थे, भारत चाचा जी थे, बिंदु चाची थी, मामा थे, मामी थी, है ना, और चाचा चाची के बच्चे थे काफी सारे। तो तब जाके वो शादी की रस्म हुई। और शादी की जब रस्म हुई तो मुझे लगा कितनी वाहियात ये रस्म है, इसमें मैं कैसे फंस गई। क्योंकि रवि बार बार मुझे कहते थे कि चलो 30,000 ही कोर्ट चलते हैं और वहां सिविल मैरिज कर लेते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और कह लेंगे टी हाउस तो 2-1 पकड़ लेंगे विटनेस, वो विटनेस बन जाएंगे, और कह लेंगे नहीं तो विटनेस भी वहां मिल जाते हैं कोर्ट में। तो रवि मुझे कहते थे, तो मैं रवि से कहती थी कि तुम शादी से पहले मुझे कचहरी ले जाओगे, इसका मतलब तुम मुझे तलाक देना चाहते हो। मुझे कुछ पता नहीं था कानून के बारे में, मैं सोचती थी कि कोर्ट मैरिज का मतलब होता है कि कभी भी छोड़ दो। तो मैं बहुत डरती थी कोर्ट मैरिज से। मैंने कहा अगर शादी करेंगे तो भाई हमेशा के लिए करेंगे, बार बार तो होती नहीं है शादी। तो रवि मुझे बहुत पहले से समझा रहे थे, इसी में हम लोग का बहुत बहस होती थी कि शादी किस तरह से की जाए। तो रवि बार बार कहते थे मुझे इन ढकोसलों में कोई विश्वास नहीं है। और जब शादी के दिन वो जो वेदी है, हवन कुंड जो था, उसमें से इतना धुआं निकल रहा था, मुझे इतना जुकाम हो गया, इतना जुकाम हो गया, आंखों से पानी, नाक से पानी, मेरा गला खराब हो गया जो कि मेरी क्रॉनिक प्रॉब्लम है। और मैं इतनी परेशान हो गई। और रवि धीरे धीरे मुझे कह रहे हैं कि देखा मैं कह रहा था ना कि इस बेवकूफी से छुटकारा पाने के लिए कोर्ट मैरिज कर लो। रवि बार बार मुझे ये डोज दे रहे थे वहां पर बैठे बैठे। तो मैं समझ रही थी कि बहुत गलती हो गई है, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है कि इसमें हमने सबको असुविधा में डाला। और शादी वादी की रस्म को संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत थकाऊ किस्म की रस्में होती है ये, मतलब दूल्हा दुल्हन के भी जान निकाल लेते हैं और रिश्तेदारों की भी जान जाती है उसमें। तो मुझे लगता है कि वाकई ये चीजें बदलनी चाहिए अब। और 1965 के जमाने की रस्म को भी आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है बड़ी अझेल थी वो। सचमुच बहुत ही रोचक कथा है, और कई अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अच्छा, मुझे दिख नहीं रही। मेरे पति की शादी बहुत रोचक संस्मरण बन सकता है। बिल्कुल, 2 लेखक शादी करने निकले हैं और दोनों में से किसी को समझिए कि उससे कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है जो रस्म हो रही है उसमें। बहुत अच्छी बातचीत रही ममता जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बातचीत धन्यवाद। रवि का था कि इसको सुनते ही जाएं। मैं भी और सामने देख रहे सारे दर्शक भी, श्रोता भी, सब अच्छा, मुझे नहीं पता चल रहा है नाम जी, ये ब्लैंक है मेरा। काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अच्छा, सिंह जी लिख रहे हैं ममता जी का यह बाल सुलभ रंग अद्भुत है, बहुत जीवंत। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। सबको मेरा नमस्कार जो भी देख रहे हैं, आपने इतना समय दिया मुझे, और अच्छा है घर का सन्नाटा टूटा। अर्पण जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। और आगे हम तो मैं विदा लेती हूँ। यह किस्सा इतना रोचक है आपका और रविंद्र कालिया जी का, और पूरी आप दोनों के बहाने हमारी पूरी साहित्यिक बिरादरी का, कि मुझे लगता है कि इसे हमें बीच बीच में इसके कुछ किस्से जो इस किताब से इतर भी हैं, वह हमें हाँ, ये सब नहीं है किताब में, ये किताब में शादी का ये डिटेल नहीं है। क्योंकि ये उसमें उस ताल्लुक नहीं रखता था उससे, इसलिए। जी। अभी जबकि ठीक है, विदा लेते हैं, विदा लेती हूँ मैं। ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई, आप जुड़ी, आपने इतना समय निकाला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी। और इस खास अवसर पर मैं अब जनसुलभ की ओर से
और अपने सभी दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं ममता जी। शुक्रिया, शुक्रिया साथियों, आप सभी जो हमारे साथ बने रहे अंत तक। आप सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद, आभार।